हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये सभी आपको आगे आने वाले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। फर्स्ट है, वोटरों को जागरूक करने को लेकर गांधी मैदान में आज से मैराथन। ये इंडियन पॉलिटिक के लिए इम्पोर्टेंट है। वोटरों को जागरूक करने के लिए शनिवार को गांधी मैदान गेट संख्या 1 से पैटनाइट्स दौड़ लगाएंगे। फिट टू वोट को लेकर गांधी मैदान से सुबह 6 बजे 3 किलोमीटर का फन रन व दूसरा 5 किलोमीटर का मैराथन होगा। जेपी गंगा पथ पर प्रतिभागी दौड़ेंगे। टीएम शीर्षद कबीर अशोक ने शुक्रवार को गांधी मैदान का निरीक्षण कर तैयारी का जायजा लिया। क्वेश्चन पूछ सकता है, पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी मैदान का पुराना नाम क्या था। गांधी मैदान का पुराना नाम था आपको बांकीपुर मैदान और दूसरा नाम था पटना लॉन। बांकीपुर मैदान का नाम परिवर्तन 1948 ईस्वी में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, जिले के प्रखंडों में तैनात होंगे 2 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे सुनिश्चित। जिले के सरकारी स्कूलों में चलने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक प्रखंड में अब 2 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बहाल किए जाएंगे। इससे पहले जिले में कुल 23 बीआरपी कार्यरत थे। फिलहाल 12 नए बीआरपी को जिम्मेदारी दी गई है। 12 नए बीआरपी को ऐसे प्रखंडों में भेजा जाएगा जहां 100 से अधिक स्कूल है। कुल 34 बीआरपी जिले के स्कूलों में चलने वाली शैक्षिक गतिविधि, सिविल वर्क और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ ही जिला शिक्षा कार्यालय को सटीक रिपोर्ट भेजने में अहम भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट है, 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट 31 मई को। 32वीं जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट 31 मई को होगा और ड्रग इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट 30 मई को जारी होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 393 लाभुकों का चयन दस्तावेजों के अभाव में खारिज। ये आपको इंडियन इकोनॉमी वाले पक्ष में क्वेश्चन पूछ सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत चयनित 9,247 आवेदकों में से 393 आवेदकों का चयन निरस्त कर दिया गया है। दरअसल इन सभी आवेदकों ने चयन समिति को ढेर सारी जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं कराए। सूत्रों के मुताबिक यह आवेदक जरूरी शैक्षणिक व वित्तीय महत्व के दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक, आधार कार्ड, आवासन आदि से संबंधित दस्तावेज आवेदक को नहीं दे सका, लिहाजा इनका चयन रद्द कर दिया गया। इधर उद्योग विभाग की एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कैटेगरी ए और बी के ऐसे आवेदक जिन्हें प्रशिक्षण में 2 अवसर दिए गए इसके बाद ही प्रशिक्षण नहीं लिया, वैसे सभी आवेदकों के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। कैटेगरी ए में सामान्य किस्म के 61 प्रकार के उद्यम शामिल है, जबकि कैटेगरी बी में चमड़ा एवं वस्त्र में खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए कैटेगरी सी में चयनित एवं प्रथम किस्त प्राप्त कर चुके 410 लाभुकों में से 49 लाभुकों को औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर पटना, 24 को औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग बेतिया एवं 18 लाभुकों को बरारी भागलपुर में शेड उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष 232 लाभुकों को 100 कैटेगरी से कैटेगरी बी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। बी कैटेगरी में लेदर, चमड़ा एवं टेक्सटाइल यूनिट लगाई जाती है। नेक्स्ट है, 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु चिकित्सा मोबाइल यूनिट होगा। राज्य भर में 3 करोड़ 10 लाख पशुओं के इलाज का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इसके लिए कई कवायदे शुरू की जा रही है। इस कड़ी में पशुओं के इलाज के लिए राज्य भर में 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु चिकित्सा मोबाइल यूनिट की व्यवस्था होगी। इसमें एक पशु चिकित्सा सहायक तैनात रहेंगे। एक चालक व सहायक परिचारी की भी व्यवस्था होगी। अभी शुरुआत में 534 पशु मोबाइल चिकित्सा यूनिट संचालित की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत एक पारा बेड की भी व्यवस्था रहेगी। पशुओं की बीमारी की सूचना पर ये मोबाइल यूनिट पशुपालकों के घर जाकर इलाज करेगी। इससे पशुओं के इलाज में तेजी आएगी, समय रहते उनका इलाज हो पाएगा, पशुओं की मृत्यु दर भी कम हो सकेगी। राज्य के सभी पंचायतों में 8500 पारा बेड तैनात किए जाएंगे। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग की इस योजना को राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट, 600 नए तालाब बनेंगे, 250 के हालत सुधरेंगे। निजी क्षेत्र में 900 हेक्टेयर में नए तालाबों का निर्माण किया जाए।
किया जाएगा। राज्य भर में 600 नए तालाबों का निर्माण होगा। इसके साथ ही 250 तालाबों का जीर्णोद्धार होगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे गए 2500 पंप सेट और ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। पूरे राज्य भर में 2500 पंप सेट और ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 1000 सोलर पंप सेट भी लगाई जाएगी। 5000 यांत्रिक एरेटर का वितरण किया जाएगा। इन यंत्रों पर सरकार की ओर से 2 अरब 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, जनवरी की तुलना में फरवरी में 10 लाख कम पर्यटक आए। ये बिहार सरकार का न्यूज है। राज्य सरकार पर्यटन को लेकर लगातार काम कर रही है। पिछले साल बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पर्यटन नीति भी बनाई है, लेकिन जनवरी 2024 की तुलना में फरवरी 2024 में 10 लाख कम पर्यटक बिहार घूमने के लिए आए। पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या 42.93 लाख थी, जो फरवरी में कम होकर 32.76 लाख रह गई। जबकि जनवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2023 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ोतरी हुई थी। यह 19.67 लाख से बढ़कर 27.61 लाख हो गई थी। नेक्स्ट है, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे नए नौसेना प्रमुख। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इस महीने के अंत तक अर्थात अप्रैल महीने के अंत तक नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लेंगे। भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा पद एडमिरल का पद होता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य बीमा को अब किसी भी उम्र में खरीदा जा सकेगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरेडा ने स्वास्थ्य बीमा से जुड़े कई नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत इरेडा ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए अधिकतम उम्र सीमा को भी हटा दिया है। इसके साथ ही बीमा क्लेम करने के लिए मोरेटोरियम अवधि को भी घटा दिया है। कंपनियां मना नहीं कर पाएगी। नए नियमों में अब किसी भी उम्र का शख्स स्वास्थ्य बीमा ले सकता। अभी तक कंपनियां 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले शख्स को यह सुविधा नहीं देती थी, लेकिन अब 100 या इससे ज्यादा उम्र का शख्स भी स्वास्थ्य बीमा ले सकता है। कंपनियां इसके लिए मना नहीं कर सकती। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक को इससे फायदा होगा। क्या होगा फायदा? विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों में बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा फायदा होगा, खासकर उन्हें जिनके पास किसी तरह का स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहती है, लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 65 साल के बाद यह दायरा सीमित हो जाता है। अधिकांश कर्मचारियों को किसी तरह का हेल्थ कवर नहीं मिलता है। यह फैसला उनके लिए काफी राहत प्रदान करेगा। नेक्स्ट, 4 वर्षीय स्नातक वाले अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी दे सकेंगे नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए महत्वपूर्ण है। नेट परीक्षा साल में 2 बार दिसंबर जनवरी एवं जून जुलाई में परीक्षा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, किराना दुकानों पर भी जरूरी दवाई मिलेगी। दवाइयाँ खरीदने के लिए आमतौर पर लोग मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन अब जल्द ही कुछ जरूरी काम की दवाई है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, एसिडिटी आदि कुछ अन्य समस्याओं की दवाएं किराना दुकानें यानी जनरल स्टोर पर भी मिल सकेगी। नेक्स्ट, बीपीएससी ने जारी किया कैलेंडर। प्रधान शिक्षा 13 जून को आयोजित किया है। तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10 से 12 जून को बीच होगी। कानपुर में बनेगा देश का पहला वुंड केयर सेंटर। क्या है यह? तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज देश का पहला सरकारी संस्थान होगा जहां पुराने घाव के इलाज की अलग से व्यवस्था की जा रही है। देश के पहले वुंड केयर सेंटर में विदेश की तरह ही पुराने घाव का भी उपचार होगा। मधुमेह पीड़ितों की भी घाव का बेहतर इलाज किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। नेक्स्ट, चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा। ये आपको इंडियन पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा चुनाव से जुड़े विषय फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, यूके गार्जियन और इकोनॉमिस्ट जैसे वैश्विक मीडिया संस्थान की कवरेज के केंद्र बिंदु बन गए हैं। इन मीडिया संस्थानों की कवरेज और लेखों के स्वर एवं भाव लगभग एक जैसे हैं और इस वजह से भारतीय लोकतंत्र के कमजोर होने से लेकर
उनके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि वैश्विक मीडिया संस्थानों की कवरेज ने भारत में राजनीतिक मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश की है। उत्तर दक्षिण विभाजन की कल्पना से लेकर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कम करने तक ऐसी विदेशी कवरेज ने पहले वोट डाले जाने के पूर्व ही चुनावी नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के प्रयास किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत परिष्कृत विदेशी हस्तक्षेप अभियानों का लक्ष्य बन गया है, जो इंटरनेट की व्यापक पहुंच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत का लाभ उठा रहे हैं। इसमें भारत अकेला नहीं है। ऐसे कई विदेशी अभियानों ने दुनिया भर में चुनावी प्रक्रियाओं की पवित्रता को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे अभियानों का सामना किया है जिसके बारे में चीनी प्रभाव वाले फंडिंग अभियानों और प्रचार प्रसार से जुड़े लगभग सिद्ध हो चुके मामले मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट ने डीप फेक और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के माध्यम से चीन की ओर से भारतीय चुनावों को लेकर खतरों के प्रति आगाह भी किया है। कनाडा में भारतीय प्रवासियों और राजनीतिक हस्तियों को प्रभावित करने के गुप्त प्रयासों की रिपोर्ट ने चिंता पैदा की। इस तरह ऑस्ट्रेलिया अपने राजनीतिक संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप के प्रभाव से जूझ रहा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया गया तथा जासूसी और विदेशी कानूनों के हस्तक्षेप के खिलाफ कानूनों को मजबूत बनाया गया है। विदेशी प्रभाव से स्पष्ट हुआ कि परोक्ष तरीके से भेजी जाने वाले चीनी फंडिंग ने भारतीय मीडिया प्रतिष्ठानों में अपना रास्ता बना लिया है, जो सूक्ष्मता से धारणाओं को बदलने के साथ ही जनता की राय को प्रभावित कर रहा है। न्यूज क्लिक की विदेशी फंडिंग और चीन से जुड़े व्यवसायियों के साथ उनके संबंध का हालिया मामला इसका उदाहरण है। इससे भी अधिक घातक तरीके से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को फर्जी वीडियो एवं डीप फेक कंटेंट को प्रसारित करने का हथियार बनाया गया है, जिससे सच्चाई एवं मनगढ़ंत कहानियों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी तक ऐसे डीप फेक का शिकार हो गए। व्हाट्सएप जैसे व्यक्तिगत मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए गलत जानकारियों के प्रसार ने चुनावी प्रक्रिया में भरोसे को कम करते हुए मतदाताओं को गुमराह करने वाली रणनीति का पता लगाना कठिन बना दिया गया। भारतीय राजनीति पर ऐसी हरकतों के परिणाम दूरगामी हो गए। सूचना इकोसिस्टम में हेरफेर करने के अलावा विदेशी शक्तियां घरेलू तत्वों की पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयानबाजी का सहारा लेकर भारत में सामाजिक भेद को बढ़ा रही है। हताश राजनीतिक दल और नेता इस घातक रणनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनकी अनावश्यक और अतिरंजित घोषणाओं का विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने के उद्देश्य से दोहन किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के मूल स्वर और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नतीजे में विश्वास को खतरे में डाल रहा है। भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीमा पार बैठे एजेंटों की ओर से प्रौद्योगिकी के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के जरिए उत्पन्न होने वाले खतरों को देखते हुए यह तत्काल निर्णय लेने और कार्रवाई करने का समय है। सूचनाओं के प्रसार में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने और चुनावी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग को अन्य सरकारी और गैर सरकारी हितधारक के साथ मिलकर इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका के तहत फोकस अन्य बातों के बजाय मुख्यतः आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर केंद्रित रहा है, जबकि इस प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप और इसके साथ ही गलत सूचनाओं से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अपने अभियानों से परे जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि फर्जी खबरों, दुर्भावनापूर्ण वीडियो और डीप फेक मीडिया की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उन्हें तत्काल हटाया जा सके। इसी तरह सरकार की फैक्ट चेक यूनिट्स की प्रभावकारी उपकरणों या साधनों और व्यापक क्षमता से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि तभी चुनाव आयोग दृढ़ता के साथ इस दिशा में ठोस कदम उठा सकता है। वास्तव में यह ऐसी लड़ाई है जिसे भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को अक्षुण्ण रखने के लिए हर हाल में जीतना ही होगा। यह हमारे लोकतंत्र के मजबूत आधार की रक्षा के लिए सतर्कता बरतने, एकता सुनिश्चित करने और सक्रिय उपायों के आह्वान करने का सही समय है। अब इस मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक सा होगा। यह आपको इंडियन पॉलिटी, बीपीएससी एसए पेपर, अदर स्टेट के एसए पेपर और जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट,
शरारत से बाज नहीं आ रहा चीन, यह भारत चीन संबंधों में जो नकारात्मक पक्ष है या दोनों के बीच विवाद का मुद्दा है उससे संबंधित है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 काउंटी प्रशासनिक केंद्रों, गांव, टाउनशिप, पर्वत चोटियों और नदियों, झीलों का नाम बदलकर तिब्बती या चीनी अक्षरों में करने की अपनी बेतुकी रणनीति जारी रखे। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में संदर्भित करता है और इसे जंगन और उसे जांगनान कहता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में पहले भी इस तरह के नामकरण की कवायद की है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन अपने नए नामों के साथ अरुणाचल प्रदेश का नक्शा भी जारी करता है। वस्तुतः भारत के उत्तर पूर्व में इस अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यह देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो यही है। यह राज्य पश्चिम भूटान और पूर्व में म्यांमार से घिरा है, जबकि इसके दक्षिण में असम है। नागालैंड से भी यह जुड़ा हुआ है। साथ ही इसकी उत्तरी सीमा चीन से सटी है। अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह 1914 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के दौरान मैकमोहन रेखा और सीमांकित चीन के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ 1129 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अब चीन द्वारा विवादित है। इसलिए इस सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। चीन के साथ पूरी LAC 3488 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में अक्साई चीन से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में 15,500 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन का अभी नियंत्रण है, जिस पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश का महत्व कैसे है? तो खनिज संसाधन संपन्न राज्य। अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर चीन लगातार भारत को तंग करता है। आखिर अरुणाचल प्रदेश में चीन का वास्तविक हित क्या है? एक कारण तवांग मठ का महत्व। पहला कारण तवांग मठ का महत्व, जो दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। दूसरा इसका सबसे बड़ा हित विवादित अक्साई चीन में है, जहां से वह सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए LAC के करीब एक राजमार्ग का निर्माण करा है। एक कारक जिसका आमतौर पर उल्लेख नहीं किया जाता वह अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन सहित विशाल जल और खनिज संसाधन है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से रेडियम को अलग करने में सफलता पाई। रेडियम का अयस्क है पिंच ब्लेंड। 1902 में आज ही के दिन मैरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस में अपनी प्रयोगशाला में खनिज पिंच ब्लेंड से रेडियोधर्मी रेडियम को अलग करने में सफलता पाई थी। इसके लिए 1903 में दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यूरी दंपति ने पिच ब्लेंड में रेडियम और पोलोनियम तत्वों के अस्तित्व की खोज की थी। पहली बार फ्रांस में किया गया पॉस्चराइजेशन का सफल प्रयोग। क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले पॉस्चराइजेशन का सफल प्रयोग कहाँ किया था? फ्रांस में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपको है एडिटोरियल पश्चिम एशिया में खत्म न होने वाला टकराव। इजराइल ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो है, लेकिन न तो कुछ खुलकर कह रहा और न ही ईरान आधिकारिक रूप से यह स्वीकार करना चाहता है और कि उसे इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल ईरान में टकराव की जड़ में हमास द्वारा इजराइल पर गत 7 अक्टूबर को किया गया यह भीषण आतंकी हमला, जिसमें 1000 से अधिक इजरायली और अन्य देशों के लोग मारे गए और उसके द्वारा शुरू हुआ गाजा का संघर्ष इजराइल ईरान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो गया। यह आसानी से नहीं टलेगा। पिछले सप्ताह ईरान ने इजराइल पर करीब 185 ड्रोन और 185 क्रूज और एवं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास में ईरानी जनरलों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान सरकार, जो इजराइल को धरती से मिटाने की कस्में खाती है, के पास हमले करने का कोई विकल्प नहीं बचा है। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों मार गिराए। इसलिए ईरान बौखला गया। यदि वह इजराइल को निशाना न बनाता तो अपने समर्थकों के बीच अपनी साख खो देता। सीरिया में इजरायली दूतावास पर बमबारी कर इजराइल ने जिन ईरानी जनरलों को आतंकी साजिश करने का जिम्मेदार बताते हुए मारा, उन पर दूतावास के बाहर भी हमला किया जा सकता था, परंतु उन्हें दूतावास में निशाना बनाया गया। इजराइल अच्छे से जानता था कि ऐसा करना कूटनीतिक प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। फिर भी उसने संभवतः ऐसा इसलिए किया क्योंकि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद उसने ठान लिया था कि सही समय पर हमास की हरकत के लिए ईरान
की जवाबदेही तय की जाएगी। ईरान दशकों से हमास और हिजबुल्लाह के जैसे आतंकी संगठनों के जरिए इजरायल पर हमला कराता आया है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी फौज लश्कर जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के जरिए भारत पर आतंकी हमला कराती रही है। अभी तक इजरायल ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर ही जवाबी कार्रवाई करता था, न कि उसके नियंत्रक ईरान पर। हमास के आतंकी हमलों के बाद इजरायल का विचार बदला। पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का कहना था कि इससे पूर्व इजरायली पीएम प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना था कि इससे यह गलती हुई है कि हम आर्थिक रूप से ऑक्टोपस के पैरों यानी हमास हिजबुल्लाह से लड़ते रहे, परंतु उसके सिर यानी ईरान को कुचलने की कभी कोशिश नहीं की। सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान के पास भी यह विकल्प बचा था कि वह किसी और देश में उसके ठिकानों का निशाना बनाता, लेकिन वह ईरान के कट्टरपंथी शासक इजरायल को नक्शे से मिटाने के सपने अपने समर्थकों को दिखा रहे थे, इसलिए उनके पास उस पर सीधे हमले करने का और कोई उपाय न था। इजरायल पर ईरान के हमले ने उसके मिसाइल कार्यक्रम की कमजोरी ही उजागर की। इजरायल पर दागी गई 150 मिसाइलों में से मात्र 7 ही निशाने पर लगी। हमले के समय इजरायल की सुरक्षा में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं एक साथ काम कर रहे थे। आधी से ज़्यादा ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो इजरायल सीमा में प्रवेश करने से पहले ही गिर गई। जो 7 मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंची, ये भी इजरायल के एक सैन्य हवाई अड्डे का मामूली नुकसान कर पाई। इसके बाद भी इस हमले ने इजरायली जनता के सामने ईरानी खतरे को मूर्त रूप दे दिया और दोनों देशों की प्रतिरोधक क्षमता का संतुलन बिगड़ गया। यदि इजरायल इस हमले का जवाब न देता तो वह भविष्य के लिए संकेत जाता कि ईरान सीधे उस पर बमबारी कर सकता और फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की सेनाएं तैनात और ईरानी हमले की विफल करने में उन्होंने इजरायल की पूरी सहायता की, परंतु ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि इजरायल के ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर शक्ति संतों बहाल करना जरूरी था, ताकि भविष्य में ईरानी हमले नियमित न हो जाए। खास बात यह है कि इजरायल ने ईरान पर हमला करके उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी के जन्मदिन के मौके पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार अंडमान के सोम्पेन जनजाति के लोगों ने किया मतदान। अंडमान निकोबार के मुख्य जनजाति कौन है? जारवा है, सोम्पेन है, ओंगे है, उत्तरी अंडमानीज है आदि है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के प्रोफेसर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित। ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में चुना गया। मूल रूप से कर्नाटक के निवासी कौशिक को पावर कन्वर्जन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में योगदान के लिए चुना गया। नेक्स्ट, पश्चिम एशिया में अगर तनाव बढ़ेगा तो महंगाई में होगी वृद्धि। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्या दूरगामी परिणाम होंगे? इससे वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा। बढ़ते संघर्ष ने सुरक्षित संपत्ति में निवेश की ओर लोगों को प्रेरित किया है। यही वजह है कि सोना, डॉलर और येन की कीमतों में वृद्धि दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, दीपा विश्व कप में चौथे दीपा कर्माकर क्वेश्चन पूछेगा, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्ट से संबंधित है। किस राज्य की रहने वाली है? तो त्रिपुरा की रहने वाली है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर निर्यात बढ़ाने के लिए नई स्कीम लाया जाएगा। ये है आपको इंडियन पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए नई स्कीम लाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दे रहा अंतरूप। इसके लिए दर्जन व सेक्टरों पर को किया गया है चयन। क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इन दिनों नई सरकार में अपने 100 दिनों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग व निर्यात प्रोत्साहन के दर्जन भर सेक्टर का चयन किया जा रहा है। इन सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की बड़ी संभावना है, जिससे भारत दुनिया के सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकेगा। सरकार वर्ष 2030 तक निर्यात को 1 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाना चाहती है, अर्थात $1 ट्रिलियन तक ले जाना चाहता है। और इस सेक्टर का इस लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका हो सकती है। इन सेक्टर में भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उनकी यातायात, बिजली सप्लाई, लॉजिस्टिक,
डिजिटल टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी जैसी जरूरतों को पूरा करने की भी तैयारी की जाएगी। इसके लिए ऐसे नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की नियामक एजेंसियों के साथ नहीं उलझना पड़े और कम से कम प्रक्रियाओं का सामना करना पड़े। इनके टैक्स के प्रारूप को लेकर भी कुछ बदलाव किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दर्जन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए उद्यमियों को इंसेंटिव देने से अधिक उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने पर जोर होगा। नए बाजार से लेकर सस्ते दाम पर कच्चे माल की उपलब्धता में सरकारी एजेंसियां उनकी मदद कर सकती है। हो सकता है कि नए सरकार गठन के 100 दिन के भीतर इन सेक्टर के लिए इंसेंटिव की भी घोषणा हो। एक सेक्टर कौन कौन से शामिल किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी होना चाहिए, कैपिटल गुड्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस, लेदर, फुटवियर। फुटवियर को फोकस सेक्टर में किया गया है शामिल। ड्रोन और ऑटोमोबाइल सेक्टर को फोकस एरिया में शामिल किया गया है क्योंकि भारत में इस सेक्टर में अपने उत्पादन की काफ़ी अधिक बढ़ाने की संभावना। हाल ही में सरकार ने फुटवियर पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू करने की घोषणा की है जिससे फुटवियर इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसलिए इसे फोकस सेक्टर में शामिल किया गया है। मेडिकल डिवाइस भी होंगे। मेडिकल डिवाइस में होंगे आत्मनिर्भर। भारत मोबाइल फोन निर्माण में बढ़त हासिल करने के बाद अब सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी चेन को घरेलू स्तर पर विकसित करना चाहती है। इसीलिए ईएसडीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए ईएसडीएम को फोकस सेक्टर में शामिल किया जाएगा। भारत जरूरत का 60% से अधिक मेडिकल डिवाइस आयात करता है। इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। केमिकल को भी फोकस एरिया में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए दाखिले की दौड़ 25 अप्रैल से शुरू होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए दाखिलों की दौड़ 25 मई से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे नए नौसेना प्रमुख।